हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एआई के वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। तो आज हम देखेंगे कि कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसमें ऐसा क्या नया है जो पहले के प्रॉब्लम्स में या जो अभी तक हमने क्लासिकल एंड लोकल सर्च एल्गोरिदम्स देखे उनमें नहीं थे। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, अभी तक जो हम सर्च प्रॉब्लम देख रहे थे उसमें स्टेट कैसा रहता था, एक ब्लैक बॉक्स की तरह, एक एटॉमिक स्टेट, एक गोला रहता था। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं या कोई स्क्वायर बॉक्स, और उसमें कोई एक जो है वो वेरिएबल लिखा रहता था जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, ए बी सी जो भी कुछ है। ठीक है, बट ये पता नहीं रहता था कि इस स्टेट के अंदर क्या है, ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह था। अब हम देखेंगे कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में कि ये स्टेट एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं रहेगा, इसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, किसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे और वो एलिमेंट्स आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स में एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए या यूं कहें एक क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरे फ्रेमवर्क के लिए एक सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स में, जिसको शॉर्ट में सीएसपी भी कहते हैं, सी फॉर कांस्टेंट, एस फॉर सेटिस्फेक्शन, पी फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब हम चलिए डिटेल में बात करेंगे सीएसपी पे। देखते हैं अगले स्लाइड से। देखिए, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हर एक स्टेट जो है वो फैक्टर्ड या स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, अभी तक जो हम देख रहे थे वो स्टेट क्या होते थे, एटॉमिक। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है एटॉमिक स्टेट। तो हम लोग जो अभी क्लासिकल सर्च प्रॉब्लम्स में या लोकल सर्च प्रॉब्लम्स में देख रहे थे कि बी टू सी अगर एक मूवमेंट हो रही है तो बी से सी पे एक एरो रहता था और कुछ नहीं, बी के अंदर क्या है, सी के अंदर क्या है, कुछ नहीं। बट अब देखिए, यहाँ बी और सी को फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन में कैसा दिखाया है कि इसके अंदर फैक्टराइजेशन किया है कि इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, सी में भी ये कंपोनेंट है। और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि ये कंपोनेंट जो है बी और सी के अंदर, सपोज ये बी है और ये सी है, तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। देखिए, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। मतलब इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी यहाँ पे सीएसपी में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक नई चीज़ है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कब मानते हैं, कब मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या इसको सॉल्व करते कैसे हैं, जब ये सारे रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, तो जितने भी कॉन्स्टेंट हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाएं। और ये एक एक जो है ये वेरिएबल्स है, हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जब ये सारे कांस्टेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इस तरह से जिस किसी प्रॉब्लम को हम डिनोट करते हैं उनको कहते हैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम या सीएसपी। ठीक है, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो। अब एक और एडवांटेज जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये एक जनरल पर्पस सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, अभी तक क्लासिकल सर्च में क्या था कि एक सर्च ट्री है, इसमें ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए से ई तक पहुंचना है, तो ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है और ये इस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक मेथड काम करेगा, स्पेसिफिक मेथड जो है वो बेटर काम करेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बी एफ एस हो सकता है, डी एफ एस हो सकता है, आई डी एस हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है, हिल क्लाइंबिंग हो सकता है, सिमुलेटेड एनेलिंग हो सकता है, कुछ भी। बट अब सी एस पी में क्या है कि एक टाइप के, एक क्लास के सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम एक सिंगल सॉल्यूशन जो है डिज़ाइन कर सकते हैं और हर एक के इंस्टेंस के लिए अलग सॉल्यूशन डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जनरल पर्पस सॉल्यूशन देता है रेदर देन प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन, या प्रॉब्लम स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक नहीं इसमें जरूरत पड़ती है, जनरल पर्पस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसका मेन आइडिया ये है कि बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ सर्च स्पेस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करने से। तो अभी जो ये चीज़ें हैं ये थोड़ा एग्जाम्पल के बाद ज़्यादा क्लियर होंगी, तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो पहले हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे सीएसपी को। तो देखिए, सीएसपी को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो जिस किसी प्रॉब्लम को भी सीएसपी में हमें रिप्रेजेंट करना हो, हम उस प्रॉब्लम में तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स, डी, सी। तो सीएसपी में जैसे ही आपको कहा जाए कि किसी प्रॉब्लम को सीएसपी में डिफाइन करो, आप फटाक से एक्स, डी और सी लिख लेंगे। जहाँ एक्स क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स। डी क्या होता है, सेट ऑफ डोमेन्स। ठीक है, और सी क्या होता है, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स इज सेट ऑफ वेरिएबल्स, डी सेट ऑफ डोमेन, सी इज द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इस पे थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे कि सेट ऑफ वेरिएबल्स मींस क्या, कि उस प्रॉब्लम में क्या क्या वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, कहीं दो वेरिएबल होते हैं, कहीं एक ही वेरिएबल होता है, कहीं 10 वेरिएबल होते हैं, इस तरह से। तो x1 x2 टू xn, इस तरह से n वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और सब में सेट है, याद रखिएगा। ये करली ब्रैकेट जो है इसका मतलब ये सब एक एक सेट है।
सेट ऑफ डोमेन्स क्या कि हर एक वेरिएबल क्या क्या वैल्यू कंटेन कर सकता है, हर एक वेरिएबल में हम क्या क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो डोमेन इज द सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज दैट एनी पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टेक। तो देखिए हर एक डोमेन जो है वो सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज है। तो ये जो d1 d2 है ये सिंगल वैल्यू नहीं है, d1 भी एक सेट है, d2 भी सेट है, इसी तरह से dn भी एक सेट है। तो ये सेट ऑफ सेट है, यानी मतलब ये सुपर सेट की तरह है, ठीक है। मतलब इस सेट के अंदर ये जो डी सेट है, डी के अंदर एक एक वैल्यू एक एक सेट है, ठीक है। जहां d1 क्या है, सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज फॉर वेरिएबल x1, d2 सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज फॉर वेरिएबल x2, dn सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज फॉर वेरिएबल xn, इस तरह से, ठीक है। और कांस्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सीएसपी के लिए, ये होता है एक पेयर, कैसे, स्कोप एंड रिलेशन। तो यहाँ पे दो चीजें रहती हैं कांस्टेंट में, वैसे हम आगे देखेंगे कि सिर्फ रिलेशन से काम चल जाता है, स्कोप का जरूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा, बट जनरल जो इसका रिप्रेजेंटेशन है यह है स्कोप कॉमा रिलेशन। यहाँ स्कोप क्या है कि किसी भी कांस्टेंट में क्या क्या वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट जो लगता है वो 2 3 4 या सिंगल वेरिएबल पे लगता है, तो वो कौन से वेरिएबल पे वो कांस्टेंट लग रहा है, चाहे वो एक या एक से ज़्यादा, वो यहाँ पे लिखेंगे स्कोप में। और रिलेशन की वो कांस्टेंट लग क्या रहा है कि क्या रिलेशन है। मान लीजिए दो वेरिएबल है x1 और x2, और दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि x1 जो है x2 से बड़ा होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे स्कोप में क्या क्या हो जाएगा, x1 एंड x2 इन दोनों पे लग रहा है, कॉमा रिलेशन में क्या हो जाएगा, x1 जो है वो x2 से बड़ा होगा, x1 ग्रेटर देन x2। तो ये हो गया एक कांस्टेंट। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे डिटेल में कि कैसे कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि p और एंड q दो वेरिएबल है किसी प्रॉब्लम में, जो कोई भी बुलियन वैल्यू ले सकते हैं, मतलब क्या 0 1 ले सकते हैं, और उनके बीच में कांस्टेंट है कि p का वैल्यू, जो टू वेरिएबल्स मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम नहीं होने चाहिए, p का वैल्यू q के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको xdc में कैसे डिफाइन करेंगे, x क्या हो गया, सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे p एंड q, तो देखिए सेट के अंदर p एंड q। डी क्या है, सेट ऑफ डोमेन्स, मतलब हर एक वेरिएबल क्या क्या वैल्यू कंटेन कर सकता है, ले सकता है, या अलाउेबल वैल्यूज क्या क्या है। तो p क्या 0 1 में से कुछ भी ले सकता है, यहाँ दिया गया है कि बोथ कैन टेक एनी बुलियन वैल्यू। तो p के लिए 0 1 कॉमा q के लिए फिर से 0 1, और देखिए मैंने कहा था ना ये हर एक d1 d2 हर एक 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 सेट है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू, ना ना ना, ये हर एक 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 सेट है, तो आपको हर एक के लिए डिफाइन करना होगा। उसके बाद c क्या है, p और q का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए, तो जनरल फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे p q, क्योंकि p और q पे लग रहा है ये रिलेशन, तो स्कोप क्या हुआ p कॉमा q, और रिलेशन क्या है p नॉट इक्वल टू q, ठीक है। बट हम देखेंगे जब प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं तो बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, 50 100 कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में लिखना जो है लेंदी हो जाता है। तो एक शॉर्ट फॉर्मेट ये होता है कि डायरेक्ट आप कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है, सिर्फ रिलेशन लिख दो। तो इस तरह से स्कोप एंड रिलेशन नहीं लिखने से भी काम चलेगा, आप सिर्फ क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लो और उसके अंदर रिलेशन लिख दो, ये बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर दो आप, ठीक है। तो यही लोग यूज करते हैं क्योंकि शॉर्ट होता है और इससे प्रॉब्लम बहुत ही कंसाइज वे में रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का, एक है कंसिस्टेंट या लीगल असाइनमेंट, और एक है कंप्लीट असाइनमेंट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। कंसिस्टेंट या लीगल असाइनमेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट या लीगल असाइनमेंट वो होता है जिसमें जो भी असाइनमेंट हम कर रहे हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल में हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, असाइनमेंट बेसिकली होता क्या है, कोई वेरिएबल है उसमें हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू वेरिएबल में डाल रहे हैं वैल्यू, यही होता है एक असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को ही लीगल भी बोलते हैं, ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो समझ लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या। कंसिस्टेंट मतलब जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वेरिएबल में, ये वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, किसी भी कांस्टेंट को वायलेट नहीं करनी चाहिए, मतलब सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। अब ये हम एक वेरिएबल में रखें उस प्रॉब्लम के, या मल्टीपल में रखें, 2 में 4 में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट कोई भी कांस्टेंट जो है वायलेट नहीं होना चाहिए, सारे कांस्टेंट जो है सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए अभी जो हम प्रॉब्लम पी क्यू वाला ले रहे थे, उसमें अगर हम लिखें p इज इक्वल टू 0, ये एक असाइनमेंट है, क्यों, क्योंकि इस साइड क्या है वेरिएबल और इस साइड क्या है वैल्यू, तो p में हम एक वैल्यू डाल रहे हैं 0, ठीक है। तो क्या ये कॉन्सिस्टेंट है, यस कॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि p 0 1 में से कुछ भी वैल्यू ले सकता है, यस 0 ले रहा है। दूसरा कि p का वैल्यू q के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए q की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट असाइनमेंट वो होता है जिसमें सम या ऑल ऑफ द वेरिएबल डज नॉट वायलेट एनी कांस्टेंट, तो p 0 तो ले ही सकता है क्योंकि यहाँ बात ही नहीं हो रही है। एक और असाइनमेंट ले रहे हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 0 1, तो इसमें क्या है, p और q की वैल्यू क्या क्या है, 0 और 1 है। तो पहला कंडीशन p और q दोनों 0 1 से वैल्यू ले रहा है अपने अपने डोमेन से, यस ये 0 है ये 1 है, कोई और वैल्यू तो नहीं ले रहा है, यस। दूसरा कांस्टेंट p और q की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, तो देखिए p की वैल्यू 0 है, q की 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों कांस्टेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट या लीगल असाइनमेंट, ठीक है। अब
दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर कंसिस्टेंट समझ लिए तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट वायलेट हो जाए, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे। जैसे p इज इक्वल टू 2, यहाँ भी ये भी तो एक असाइनमेंट है, p में हम 2 रख रहे हैं, तो ये 2 क्या 0 1 में से आता है? p का वैल्यू 0 1 में से ही रहना चाहिए था, बट हम 2 रख दिए, तो ये वायलेट हो गया, ये डोमेन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसीलिए इनकंसिस्टेंट हो गया। या पी क्यू इज इक्वल टू 0 0, अगर ऐसा रख दे तो देखिए यहाँ डोमेन तो सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों अपने अपने डोमेन में से वैल्यू ले रहे हैं, बट p की वैल्यू जो है वो q के बराबर है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट जो है वायलेट हो रहा है, इसीलिए ये या ये सब क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट असाइनमेंट। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट असाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्लीट असाइनमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट असाइनमेंट क्या होता है। तो कंप्लीट असाइनमेंट वो होता है जिसमें हर एक वेरिएबल जो है वो मेंशन्ड हो, नहीं तो वो फिर पार्शियल असाइनमेंट हो जाता है। हर एक वेरिएबल, इसमें केवल मेंशन की बात है, यहाँ कॉन्स्टेंट पे बात ही नहीं हो रही है। जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें अगर हम पी क्यू इज इक्वल टू 0 0 लें, ठीक है, तो ये कंप्लीट असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी चेक नहीं कर रहे, ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो कॉन्स्टेंट वायलेट हो रहा है, नहीं 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 नहीं, यहाँ बस ये देखेंगे कि दो वैल्यू है जो असाइनमेंट है वो दोनों के लिए है कि नहीं। ठीक है, दोनों के लिए है, पी और क्यू के लिए, तो ये कंप्लीट असाइनमेंट। ठीक है, सिमिलरली पी इज इक्वल टू 1, ये जो है ये कंप्लीट है कि नहीं? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यू जो है वो असाइन नहीं हुआ है, क्यू में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पार्शियल असाइनमेंट है, कंप्लीट नहीं है। तो जब हम कंप्लीटनेस चेक करते हैं तब हम कंसिस्टेंसी को नहीं देखते हैं, जब कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो कंप्लीटनेस नहीं देखते। ठीक है, ये दोनों देखना हर एक टाइम जरूरी नहीं है। अगर कंप्लीटनेस चेक करने को दिया हो तो हम देखेंगे कि मान लीजिए जितने वेरिएबल हैं, किसी प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल हैं पी क्यू आर, तो तीनों के लिए वैल्यू डिसाइड है कि नहीं, 0 1 2, मान लीजिए वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 0 to 100 कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, ये सबका डोमेन है, तो तीनों के लिए अगर वैल्यू डिसाइडेड है तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ये पी क्यू आर की जगह केवल p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 1 लिखा रहता और r लिखा ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो ये कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक पार्शियल असाइनमेंट, पार्शियल असाइनमेंट। ठीक है, तो भैया अब हम समझ गए हैं कि कंप्लीट क्या है और कंसिस्टेंट क्या है। तो जो असाइनमेंट कंप्लीट भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा, तो ऐसे असाइनमेंट को हम बोलेंगे इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ द सीएसपी, सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, तो आप लिखेंगे एनी असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम where that assignment is both complete and consistent, then that assignment is known as solution of the CSP। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, PQ था, तो PQ इज इक्वल टू अगर हम 0 1 रख दिए तो ये एक सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि कंप्लीटनेस चेक करिए, PQ दोनों का वैल्यू है 0 1, यस, तो कंप्लीट तो है। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या? दोनों कॉन्स्टेंट्स फुलफिल होने चाहिए। तो पहला कॉन्स्टेंट क्या है? PQ का वैल्यू 0 1 में से होना चाहिए, यस, दोनों का वैल्यू 0 1 में से ही है। दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है? PQ का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया? ये एक कंसिस्टेंट असाइनमेंट हो गया। तो जहां कंप्लीट और कंसिस्टेंट दोनों होता है तो वही कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी सीएसपी के। तो अगर हम ऐसे लिखें PQ इक्वल टू 1 0, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कंप्लीटनेस है, P और Q दोनों की वैल्यू दी हुई है तो कंप्लीट है। और कंसिस्टेंट है, यस, क्यों? क्योंकि P और Q दोनों की वैल्यू अपने अपने डोमेन से है, 1 0 में से ही है, और P की वैल्यू Q के बराबर नहीं है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कंप्लीट और कंसिस्टेंट दोनों है। तो इस तरह से हम किसी सीएसपी का सॉल्यूशन चेक करेंगे कि अगर वो असाइनमेंट कंप्लीट है और वो असाइनमेंट कंसिस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो असाइनमेंट जो है उस सीएसपी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इस पे क्लासिकल प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग कैसे सॉल्व होता है। ये बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग, ये जो सीएसपी से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैप है। ठीक है, ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली 7 ही तो स्टेट हैं, तो स्टेट या टेरिटरी जो भी हैं, वो इन सातों स्टेट्स को ऐसे कलर करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करना है कि जो दो नाइबरिंग, मतलब जो पड़ोसी स्टेट हैं, जो नाइबरिंग स्टेट हैं या रीजन्स हैं, उनमें डिफरेंट कलर हो। ठीक है, इसका कलर और इसका कलर जो है वो मैच नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इसका कलर मैच नहीं करना चाहिए, इसका कलर मैच नहीं करना चाहिए, इसका इस तरह से। ठीक है, और इसको तो कुछ भी कलर दे सकते हैं क्योंकि ये अलग है, ये कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो नाइबरिंग इससे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग प्रॉब्लम, कि ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखना है, ठीक है, और कलर करना है ईच रीजन को आइदर रेड, ग्रीन और ब्लू में, मतलब वो जो कलर है इन तीनों में से ही कोई एक चुन सकते हैं, रेड, ग्रीन या ब्लू में से
इस तरह से चुनना है कि कोई भी नाइबरिंग रीजन जो है वो सेम कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को पहले हम फॉर्मुलेट करेंगे सीएसपी में। कैसे करेंगे, हम अभी देखें कि किसी प्रॉब्लम को सीएसपी में फॉर्मुलेट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक्स, डी और सी। एक्स क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सेट ऑफ वेरिएबल्स। डी क्या होता है, सेट ऑफ डोमेन, मतलब हर एक वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है उनका सेट, सेट ऑफ डोमेन्स। और सी क्या होता है, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जनरल फॉर्मेट इसका होता है स्कोप एंड रिलेशन, बट शॉर्टकट में हम सिंपल करली ब्रैकेट में रिलेशन भी लिख सकते हैं। यही होता है सीएसपी, और कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रीजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, सारी रीजन्स। अब आप कहेंगे सर WANT या क्यू क्या है, ये कुछ नहीं, ये शॉर्टकट लिख दिया है। ये इतने इतने बड़े बड़े रीजन कौन लिखेगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। तो सबका पहला पहला लेटर लेके शॉर्ट कर दिया है। WA मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, NT मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी, क्यू मतलब क्वींसलैंड, NSW मीन्स न्यू साउथ वेल्स, भी मतलब विक्टोरिया, ऐसे मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया, टी मतलब तस्मानिया। तो यही हो गए सारे वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ यही सारे स्टेट हैं जिनको कलर करना है। अब डोमेन क्या है, डोमेन सबका सेम ही है, क्योंकि जितने भी स्टेट हैं सबको इन्हीं तीनों में से कोई एक कलर करना है, रेड ग्रीन या ब्लू। तो यही हो गया डोमेन, डी आई इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू। x1 से डिनोट करते हैं वेरिएबल 1 को, तो वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है, ये वेरिएबल 3 है, वेरिएबल 4 है, वेरिएबल 5 है, वेरिएबल 6 है, वेरिएबल 7 है, ठीक है, x1 टू x6। तो इस तरह से यहाँ हर एक वेरिएबल के लिए एक डोमेन होगा। तो D1 D2 D3 ऐसे करके D7 तक होंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, D1 इज इक्वल टू दिस, D2 इज इक्वल टू सेम, यही RGB। इस तरह से 7 बार हमको सेम चीज़ लिखनी पड़ती, इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्टकट अपनाया गया है, डायरेक्ट DI कर दिया गया है। DI इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, मतलब सबका सेम है, ठीक है, DI। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सीएसपी में कि कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट क्या है, कि दो नाइबरिंग रीजन सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ टोटल देखिए नाइबरिंग रीजन्स कहाँ पे हो रहे हैं, एक यहाँ पे नाइबरिंग बन रहा है किसका, इस दोनों का, 1 2 इन दोनों का, 3 इन दोनों का, 4 इन दोनों का, 5 ये इन दोनों का, 6 इन दोनों का, 7 इन दोनों का, 8 इन दोनों का, 9 इन दोनों का, बस। और इसका तो कनेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो ये 9 कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ कितने कांस्टेंट लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एग्जैक्ट। और ये क्या लिखे हैं, SA नॉट इक्वल टू WA, मतलब क्या, साउथ ऑस्ट्रेलिया का कलर जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कलर से सेम नहीं होना चाहिए, SA WA। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, WA नॉट इक्वल टू SA, दोनों सेम बात ही है, नॉट इक्वल टू SA, या SA नॉट इक्वल टू WA, दोनों सेम ही है, ठीक है। सिमिलरली साउथ ऑस्ट्रेलिया और किसे कनेक्टेड है, नॉर्दर्न टेरिटरी से, तो SA नॉट इक्वल टू NT। और साउथ ऑस्ट्रेलिया किसे कनेक्टेड है, क्वींसलैंड से भी कनेक्टेड है ये वाला, तो SA नॉट इक्वल टू Q। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स से भी रिलेटेड है, तो SA नॉट इक्वल टू NSW। साउथ ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया से भी रिलेटेड है, मतलब नाइबर है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉट इक्वल टू विक्टोरिया, ठीक है। मतलब इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हुआ कॉन्स्टेंट दिखाने का। सिमिलरली अब क्या क्या बचा, ये तो साउथ ऑस्ट्रेलिया वाले साले हो गए, सारे हो गए। और अब बचा क्या, कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भी तो आपस में कनेक्टेड है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया WA नॉट इक्वल टू NT होना चाहिए, वेरी गुड। देन नॉट NT नॉट इक्वल टू Q भी होना चाहिए, ये भी हो गया। फिर ये इस बॉर्डर के लिए इन दोनों का रीजन सेम नहीं होना चाहिए कलर, तो Q नॉट इक्वल टू NSW, ठीक है। और अब बस एक बचा इन दोनों के लिए, तो NSW नॉट इक्वल टू V। तो यही सारे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और यहाँ मैंने नीचे वही बात लिखी है कि SA नॉट इक्वल टू WA, ये एक शॉर्टकट है, ये कंप्लीट फॉर्म है, जो बताया था ना रिलेशन लिखने का कंप्लीट फॉर्म है। यहाँ क्या क्या स्कोप है, SA और WA पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिलेशन में, और SA नॉट इक्वल टू WA, ठीक है, मतलब इन दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट में डायरेक्ट हम बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्म ही बेटर है, ठीक है। वैसे भी इंजीनियर लोग लेजी होते हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते ही हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये एक सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है कि यहाँ रेड कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ देखो रेड हो गया, तो इसके नाइबरिंग है तो यहाँ ग्रीन, ये भी इसका नाइबरिंग है तो यहाँ ब्लू, फिर इसका नाइबरिंग ये है पड़ोसी स्टेट या रीजन जो भी कहिए, तो ये भी रेड, क्योंकि ये ग्रीन था तो रेड हो सकता है, ये ब्लू था तो ये रेड हो सकता है आसानी से। फिर ये रेड हो गया है और ये ब्लू है, इसके ये दोनों नाइबर हैं, तो रेड और ब्लू तो दे नहीं सकते, तो यहाँ ग्रीन। और ये ग्रीन हो गया, तो इसके नाइबरिंग एक ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है, तो इसको रेड देना ही होगा। और इसमें तो कोई भी कलर, यहाँ ग्रीन दिया है, कुछ भी दे सकते हैं आप, RGB कुछ भी दे सकते हैं, ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि देखिए हर एक वेरिएबल को एक एक वैल्यू असाइन की गई है, इसका मतलब ये कंप्लीट है। 7 वेरिएबल है ना,
सातों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट है। और कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि कहीं भी नाइबरिंग रीजन को सेम कलर नहीं दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कहीं भी सेम कलर नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, इसीलिए क्या है, सॉल्यूशन है इस ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग प्रॉब्लम का, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो किसी सीएसपी के जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन हो, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन कैन बी अवेलेबल। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार देखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को सीएसपी में क्यों रिप्रेजेंट किया गया। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है, ये बात तो सेम ही है, और ये एक फास्टर वे है किसी भी सर्च को करने का, क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं किसी भी वेरिएबल में असाइन करने के लिए, बहुत सारे वैल्यूज़ जो हैं वो एक साथ ही हम इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये कलर मैपिंग प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मान लीजिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो हम डिटेल में बाद के वीडियोज़ में देखेंगे, कि हम पहले सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा कनेक्टेड एरिया किसका है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट से कनेक्टेड है। तो देखिए साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 रीजन से कनेक्टेड है। इसमें अगर हम सबसे पहले कोई एक कलर डाल दें, ठीक है, चाहे कोई भी रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी डाल दें, तो क्या हो जाएगा, बाकी रीजन्स के लिए क्या क्या अवेलेबल कलर्स बच जाएंगे आरजीबी में से, सब में से एक एक कलर निकल जाएगा। जो कलर इसको मिल गया इन पांचों में से कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये पांचों इसका नाइबरिंग है। तो देखिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें ब्लू रख दिए, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया को हम ब्लू कर दिए। ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट का यूज नहीं करते और हम सारे कॉम्बिनेशन चेक करते, जैसा डीएफएस या बीएफएस में करते थे, सारे कॉम्बिनेशन चेक करते थे, तो क्या होता था कि यहाँ 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, आरजीबी के, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। ठीक है, हम कोई कांस्टेंट अभी नहीं देख रहे हैं, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का कांस्टेंट नहीं देख रहे हैं। तो टोटल हम जब सारे कॉम्बिनेशन अगर चेक करें तो हमें टोटल 3 to the power 5 कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। और ये कितने होते हैं, 243, इतने कॉम्बिनेशन देखने होंगे कलर फिक्स करने के लिए, ताकि कोई भी सेम ना हो। बट अगर हम सीएसपी का यूज़ करें, हम कांस्टेंट लगा दें कि इसमें ब्लू रख दिए तो इनमें ब्लू रख ही नहीं सकते, इसका 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन, सबका ऑप्शन दो 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 कर दें कि इन दोनों में से ही रखना है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने, 2 to the power 5 हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो जैसे हम कांस्टेंट लगाएंगे ये 243 से घट के 32 हो जाएगा। मतलब टोटल हम 87% जो है वो रिडक्शन कर रहे हैं इसमें असाइनमेंट में। अब जो वैल्यू असाइन होगी उसमें 87% की कमी हो गई। ठीक है, तो हमारा सर्चिंग जो है वो क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, सीएसपी का, सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट और वैल्यूज़ जो है वो हम इलिमिनेट कर देते हैं एक साथ। तो चलिए और आगे देखते हैं कि कांस्टेंट ग्राफ क्या होता है। हम देख चुके हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ कांस्टेंट ग्राफ एक तरह का ग्राफ है जहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक एक नोड बना दिया जाता है, और उनके बीच जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक उनके बीच का आर्क बना दिया जाता है। ये आर्क है और एक एक वेरिएबल एक एक नोड है। तो देखिए कांस्टेंट ग्राफ क्या है, नोड आर वेरिएबल, आर्क आर कांस्टेंट, यही होता है कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, और बाइनरी सीएसपी क्या होता है, ईच कांस्टेंट रिलेट्स टू वेरिएबल। कोई भी चीज़ बाइनरी कब होती है, जब वहाँ पे दो लोगों का या दो वेरिएबल का रिश्ता बनता है, तो वहाँ तो बाइनरी। ठीक है, ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो हैं, 0 या 1, इसी तरह से बाइनरी सीएसपी वो होगा जिसमें केवल दो दो के बीच का रिश्ता बन रहा हो। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इस तरह से। और कांस्टेंट ग्राफ होता है कि किसी भी सीएसपी में अगर जितने भी एक्स हैं, ठीक है, मतलब x1 x2, इन सबको एक एक क्या क्या बना दो, नोड। किसी भी ग्राफ में होते हैं ना, नोड होते हैं और एजेस होते हैं, जिनको आर्क भी कहते हैं एजेस को। तो हर एक वेरिएबल को एक एक नोड बना दो, जैसे यहाँ WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, सबको एक एक नोड बना दिया जितने वेरिएबल थे। और इनके बीच जो रिलेशन था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, तो इस कॉन्स्टेंट को इसके बीच के आर्क से या एज से दिखा दिए। एज या आर्क, आर्क बोलते हैं जनरली, आर्क ही हम बोलेंगे। तो इन सबको बना दो नोड, x1 x2 इन सबको, और C1 C2 ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन सबको बना दो आर्क, आर्क। ठीक है, तो यही बन जाता है कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सीएसपी का एक नया एग्जांपल, जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फैक्ट्री में जो बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को कैसे सीएसपी की मदद से
हम शेड्यूल कर सकते हैं ताकि कम से कम टाइम में इफिशियंटली वो काम हो जाए। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है, वो है एक कार असेंबली फैक्ट्री का। यहाँ पे कार क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली असेंबल कार असेंबल होने के टास्क लिए गए हैं वो 15 टास्क लिए गए हैं, ठीक है। वो 15 टास्क क्या क्या है कि एक्सेल इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक्सेल क्या होता है कि कोई भी कार में नीचे में जहाँ पे व्हील्स लगे होते हैं, तो ये 2 एक्सेल होते हैं। आगे वाले एक्सेल में आगे के व्हील्स लगते हैं और पीछे वाले एक्सेल में पीछे के व्हील्स लगते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक के दोनों एक्सेल, ये दोनों एक्सेल को फिट करना। उसके बाद अफिक्स ऑल 4 व्हील्स राइट एंड लेफ्ट, ये चारों व्हील्स इसमें फिक्स करना, ठीक है। उसके बाद सबके सारे व्हील्स के क्या करना, नट जो है वो टाइटन करना, ठीक है, क्योंकि व्हील्स लगाने के बाद नट टाइट करने होंगे ना, ठीक है। वो उसके बाद हब कैप्स लगाना, और हब कैप होता है व्हील पे डिज़ाइनर ये बने होते हैं, ठीक है, यही इसी को हब कैप बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन के व्हील्स में लगे होते हैं, ठीक है, यही होते हैं हब कैप, ठीक है। और इंस्पेक्शन होता है फाइनल, जब सारे अटैच हो जाएंगे अच्छे से तो उनको कोई एक इंस्पेक्ट करेगा इंजीनियर कि सही से हुए कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है। फिर इसके ऊपर बस कार का वो जो है वो डाल दिया जाता है ढांचा, तो ये कार बन जाता है। नीचे में ऐसे ही रहता है कार, ठीक है। तो इसी काम को हम देखेंगे कि सीएसपी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स, क्योंकि सीएसपी से सॉल्व कर रहे हैं मतलब क्या, हमें चाहिए एक्स, हमें चाहिए डी, हमें चाहिए सी। एक्स इज सेट ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या क्या है, एक्सएल एफ फ्रंट एक्सेल को सेट करना, एक्सएल बी बैक एक्सेल को सेट करने के लिए, व्हील आर एफ राइट फ्रंट व्हील को सेट करना, व्हील एल एफ लेफ्ट फ्रंट व्हील को सेट करना, व्हील आर बी राइट बैक व्हील को सेट करना, व्हील एल बी लेफ्ट बैक व्हील को सेट करना, नट्स आर एफ राइट फ्रंट व्हील के नट को कसना, नट्स एल एफ लेफ्ट फ्रंट व्हील के नट को कसना, नट्स आर बी राइट बैक व्हील के नट्स को टाइटन करना, और नट्स एल बी लेफ्ट बैक व्हील के नट्स को टाइटन करना। कैप आर एफ मतलब वो हब कैप जो है राइट फ्रंट वाले व्हील में लगाना, कैप एल एफ लेफ्ट फ्रंट वाले व्हील में हब कैप लगाना, कैप आर बी राइट बैक वाले व्हील में हब कैप लगाना, कैप एल बी लेफ्ट बैक वाले व्हील में हब कैप लगाना, और लास्ट में इंस्पेक्ट कि सारे काम जो है सही से हुए कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, ठीक है। तो देखिए एक्स हमारा डिफाइन हो गया, ठीक है, एक्स डिफाइंड, ये बहुत आसान होता है। डी भी डिफाइन करना आसानी होता है। डी क्या है, डी है कि हर एक वेरिएबल को क्या टाइम लग रहा है उस टास्क को परफॉर्म करने में, तो वही डी है। तो कभी कभी ऐसे हम जो है लिंग्विस्टिक वे में भी डिफाइन कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ इच वेरिएबल इज द टाइम दैट टेक स्टार्ट। अब सबसे मेन क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, यही होता है किसी भी सीएसपी का सबसे मेन, कि कोई टास्क किस टास्क से पहले होना चाहिए। जैसे क्या है, ये लगाने हैं एक्सेल, ठीक है, और व्हील्स, तो पहले व्हील्स तो नहीं लगा सकते, व्हील्स लगाने से पहले एक्सेल लगाना जरूरी है, तब तो उसके ऊपर व्हील लगेगा, और व्हील लगाने के बाद ही नट कस सकते हैं, नट पहले कस देंगे व्हील बाद में, ऐसा नहीं होगा, उसके बाद ही हब कैप लगेगा। इस तरह से चीज़ें जो है एक के बाद एक होती हैं। तो ये क्या है, अगर कोई टास्क T1 T2 टास्क से पहले हो रहा है और टास्क T1 में D1 टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 प्लस D1 लेस देन इक्वल्स टू T2। क्योंकि देखिए इससे क्या पता चल रहा है, T1 जो है ये है टास्क T1 मतलब कब शुरू हुआ था, और टास्क T1 को करने में कितना टाइम लगा, तो वो है D1। तो मान लीजिए 10 बजे शुरू हुआ था, और इसको करने में 10 AM, और इसको करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। तो T2 कब शुरू हो सकता है, मिनिमम 10:05 से शुरू हो सकता है, 10:05 AM से, या उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि T1 प्लस T1 को करने में जितना टाइम लगेगा लेस देन इक्वल्स टू T2, तभी T2 शुरू हो सकता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सारे कॉन्स्टेंट को इस फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहा गया है कि किसी भी एक्सेल को इंस्टॉल करने में 10 मिनट का समय लगता है। तो एक ये रिलेशन क्या क्या बनेंगे एक्सेल वाले, कि पहले फ्रंट एक्सेल को करेंगे इंस्टॉल, उसमें 10 मिनट लगेगा, तभी उसमें हम व्हील लगा सकते हैं, व्हील राइट फ्रंट, और फ्रंट एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद ही 10 मिनट लगेंगे, हम लेफ्ट फ्रंट व्हील भी लगा सकते हैं। सिमिलरली बैक के लिए भी एक्सेल बी प्लस 10 इज व्हील आर बी, एक्सेल बी प्लस 10 इज इक्वल टू व्हील एल बी। पहले एक्सेल होगा इंस्टॉल, 10 मिनट लगेगा, और उसके बाद ही हम कर सकते हैं व्हील एल बी, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू वाला जो बताए थे। अब व्हील को लगाने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है, और फिर उसके ऊपर नट कसने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है। तो देखिए ये दो कॉन्स्टेंट एक साथ साथ कर रहे हैं। व्हील राइट फ्रंट लगाएंगे तो उसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद ही नट राइट फ्रंट लगा सकते हैं, और नट राइट फ्रंट लगाने में कितना, 2 मिनट का टाइम लग रहा है, उसके बाद ही हब कैप लगा सकते हैं राइट फ्रंट में, ठीक है। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे, व्हील राइट फ्रंट +1 मतलब उसमें 1 मिनट का टाइम लग रहा है राइट फ्रंट व्हील को इंस्टॉल करने में, उसके बाद नट राइट फ्रंट कर सकते हैं, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू नट्स आर एफ, क्योंकि T2 ये T2 टास्क है, ये T1 टास्क है, और T2 T1 के बाद ही होगा। सिमिलरली नट राइट फ्रंट करने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, इसलिए नट राइट फ्रंट +2 लेस देन इक्वल्स टू कैप आर एफ, मतलब ये हब कैप, सपोज ये T3 टास्क है और ये T2 हमने अभी बोला था, तो T2 +2 लेस देन इक्वल्स टू T3, क्योंकि T3 जो है हब कैप तभी लगेगा जब नट टाइट हो जाएगा किसी भी व्हील का।
तो उसी तरह से ये चारों हम डिफाइन कर सकते हैं हर एक व्हील्स के लिए, ठीक है। अब एक होता है डिसजंक्टिव कांस्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक काम कोई मतलब वर्कर कर रहा है, ठीक है, और उन सब के पास कॉमन टूल है, मतलब जो जिससे वो व्हील्स को सॉरी एक्सल को सेट करेगा, उसके लिए सेम टूल है, सेम टूल, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, हम ऐसे कांस्टेंट लगाएंगे कि एक्सेल फ्रंट सेट कर रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है, उसके बाद ही एक्सेल बैक सेट करेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, टूल या मशीन जो है जिस मशीन से सेट कर रहा है वो सिंगल है। तो पहले फ्रंट वाला लगा लेगा, 10 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद बैक वाला लगाएगा, या और ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि फ्रंट वाला ही पहले लगाए, बैक वाला बोलेगा पहले हमको दे दो मशीन, उसके बाद तुम लगा लेना। तो पहले बैक वाला लगा लेगा, उसको 10 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद ही फ्रंट वाला लगाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह के कांस्टेंट को कहते हैं डिसजंक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। डिसजंक्टिव कांस्टेंट क्यों, जहां पे एक सेम रिसोर्स जो है वो मल्टीपल, सेम रिसोर्स जो है वो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, इसीलिए उस जगह पे एक काम जो है दूसरे काम से पहले होगा, तो मतलब दोनों में से कोई एक काम ही पहले हो सकता है। तो इस तरह के कांस्टेंट को कहते हैं डिसजंक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक दोनों लगा दिया गया है, फिर भी इसकी मदद से हम चीज़ों को काफ़ी सीएसपी के मदद से अच्छे से डिनोट करके एक पूरे सेट ऑफ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे लास्ट में क्या है, इंस्पेक्शन है, क्योंकि जब सब कुछ हो जाएगा तो, और इंस्पेक्शन में सपोज 3 मिनट लगता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक वेरिएबल के लिए, इंस्पेक्ट को छोड़ के हर एक वेरिएबल के लिए हम इस तरह का एक रिलेशन जोड़ सकते हैं कि x प्लस डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू इंस्पेक्ट। और अगर ऐसा बोला जाए कि 30 मिनट में ये सारा काम करके दो, ये सारा जितने भी हैं असेंबल करना कार को 30 मिनट के अंदर ही करके देना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी काम है सबका डोमेन हम ले लेंगे 1 to 27 के बीच में, क्योंकि सब में लास्ट में इंस्पेक्ट तो होना ही है। तो अगर सारे काम 27 मिनट के अंदर खत्म होंगे तब तो लास्ट में 3 मिनट में इंस्पेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सारे काम का डोमेन जो है हम इनके बीच से ही लेंगे, 1 to 27 ही रखेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, ट्रिवियल है, तो इसीलिए इसको सॉल्व करना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप डिफाइन भी कर दिए एक्स डी सी के टर्म में, यही काफ़ी है, और हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डेफिनेशन से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, इस तरह के ट्रिवियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाता है। तो हमें मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को या दूसरे प्रॉब्लम को एक्स डी सी में कैसे कन्वर्ट करके सी एस पी में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यही था हमारा कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के तरीके, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं इस पर, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।